हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो एक काफ़ी ज़्यादा चल रही है, बहुत सारे एनएफओज आ रहे हैं, वो है मल्टी एसेट कैटेगरी। उसमें एक फ़ंड है जो बहुत पुराना है, नया नहीं है, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड। तो इस कैटेगरी के बारे में भी बात हो जाएगी और इस फंड के बारे में भी बात हो जाएगी। दैट्स वाई आई थॉट कि इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और हैज़ डन वेरी वेल, ठीक है, रिसेंटली। और एज आई सेड बहुत सारे एनएफओज आए हैं इसमें, राइट। तो क्या कहते हैं, क्यों आए हैं, क्या है, कैसे है, आपके लिए है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। डेटा मोस्टली, सारा नहीं बट मोस्टली डेटा फंडोमीटर हमारा जो टूल है म्यूचुअल फंड का, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टूल ऑन म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो वहीं से लिया है हमने, बट कुछ डेटा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी, तो इसका डेटा जो है थोड़ा सा इधर उधर से भी लेना पड़ता है। तो कुछ डेटा इनकी फैक्ट शीट से, एंड आई विल टेल यू कहाँ से हमने फैक्ट शीट्स वगैरह से भी डेटा उठाया है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले तो समझते हैं कि ये होता क्या है मल्टी एसेट। तो मल्टी एसेट कैटेगरी जो सेबी ने डिज़ाइन की थी, और उसको ये बोला था कि मल्टी एसेट मतलब 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस होने चाहिए उसमें, ठीक है, इसलिए वो मल्टी एसेट है। मतलब वैसे जो नॉर्मल हाइब्रिड फंड होता है उसमें 2 होते हैं, कि एक डेट होता है, एक इक्विटी होता है, बट इसमें 3 बोला उन्होंने। और 3 भी कितना, कि भाई मिनिमम 10% तो तीनों होने चाहिए। 3 मतलब मिनिमम 10% इक्विटी, मिनिमम 10% मोस्टली डेट रहेगा, और 10% कोई और, अब वो गोल्ड रहेगा या आपके हिसाब से भाई 10 कमोडिटी, एक मतलब मोस्टली लोग उसको एज ए कमोडिटी एसेट क्लास लेते हैं और उसमें गोल्ड वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा फंड है ये, सबसे बड़ा मल्टी एसेट फंड है, राइट। 30,000 करोड़ का है। एज आई सेड कि ये इस कैटेगरी में बहुत सारे नए फंड्स हैं। तो ये ना कैटेगरी एक्चुअली में बहुत मतलब मैच्योर कैटेगरी नहीं है। इसमें यही फंड ऐसा है जो बहुत पुराना है और अच्छा कर रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फंड्स जो हैं लास्ट 1.5-2 साल 3 साल में ही लॉन्च हुए हैं। तो इसलिए मेरे को ना ज़्यादा इस कैटेगरी में इसका कंपैरिजन वगैरह कुछ ज़्यादा सेंस नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट फंड्स हैं, बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क विद देम। इसलिए मैंने इसका एनालिसिस थोड़ा अलग तरह से किया है। इसको ना एग्रेसिव बताऊंगा कि कैसे कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट तरह से एनालिसिस किया है, एंड आई विल टेल यू द रीजंस, राइट। तो अगेन इसका बेंचमार्क एक कॉम्प्लिकेटेड बेंचमार्क है। निफ्टी 265% लिया है, डेट का 25%, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा बेंचमार्क लिया है। रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए, काफ़ी पुराना फंड है, एज आई सेट। मिस्टर नरेंद्र शंकरन, हु इज़ द लाइक स्टॉलवर्ट एक फंड मैनेजमेंट में एंड CIO ऑफ ICICI, ही इज़ द मेन गाय इन दिस, राइट। ऑन देयर ऑल लॉट ऑफ अदर फंड मैनेजर्स एज वेल। बहुत बड़ा फंड मैनेजमेंट अंडर है, एज आई सेड 30,000 करोड़ पर ये पहुंच गया है, और कंसिस्टेंटली दिस हैज़ शोन ग्रोथ, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो मतलब ये 3,500 करोड़ का फंड था 2014 में, एंड इट हैज़ कंसिस्टेंटली शोन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ठीक है। तो अब अगर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें, राइट, तो हम रिटर्न्स की अगर बात करें तो वी विल सी कि हाउ द फंड हैज़ डन, राइट। और ये इसीलिए मैंने इसको ना मल्टी एसेट कैटेगरी के साथ थोड़ा कंपेयर किया ही नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा तो मल्टी एसेट कैटेगरी में सिर्फ 2-3 ही फंड हैं जो पुराने हैं, ठीक है। एंड वो भी अच्छे से मल्टी एसेट नहीं थे 2018 से पहले, वो भी काफ़ी डिफरेंट। ये भी एक्चुअली डायनामिक प्लान फंड का नाम था इसका 2018 से पहले। 2017 तक इस फंड का नाम डायनामिक फंड था, फिर इसका नाम चेंज करके मल्टी एसेट जब ये कैटेगरी बनी तो इसको मल्टी एसेट बना दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअली सब चीज़ें आपको 5 साल के हिसाब से ही देखनी चाहिए इस फंड की परफॉर्मेंस। उससे पहले एक फंड ही अलग था, ये मल्टी एसेट था ही नहीं, ठीक है ना। दैट इज़ फर्स्ट। और अब ये जो फंड है स्पेसिफिकली इसको इन्होंने इस तरह से मैनेज किया है कि भाई इसको एक इक्विटी टैक्सेशन चाहिए हमें। अब इक्विटी टैक्सेशन कैसे मिलेगा? 65% इक्विटी एलोकेशन से। तो इन्होंने इसको ये माना है कि भाई इसको 65% तो इक्विटी एलोकेशन रखेंगे ही रखेंगे, इवन दो सिर्फ 10% तक ही अलाउड है। मतलब 10% भी रखें, 12 भी रखें, जब भी चलेगा इनको, बिकॉज मल्टी एसेट कैटेगरी में सेबी ने बोला है कि भाई 10 मिनिमम 10 होना चाहिए, बाकी कितना भी हो सकता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इक्विटी को ज़्यादा रखा है, बिकॉज इक्विटी टैक्सेशन के चक्कर में इन्होंने कहा कि भाई ये इक्विटी टैक्सेशन मिल जाएगा, इसलिए 65% इन्होंने टिपिकली इक्विटी एलोकेशन इसमें रखा है। अब उसकी वजह से बेसिकली एक तरह से एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बन जाता है ना ये, क्योंकि सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो मैंने कहा कि यार इसको एग्रेसिव हाइब्रिड के साथ, कैटेगरी के साथ अगर हमें इसको बेसिकली कंपेयर करना चाहिए, और उसका रीज़न ये है क्योंकि एग्रेसिव हाइब्रिड में 65% से ज़्यादा इक्विटी होता है, ठीक है। तो इसका भी इक्विटी एलोकेशन वहीं आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट वहीं आसपास है, इसलिए। और वो थोड़ी पुरानी कैटेगरी भी है और उसमें काफ़ी सारे फंड्स भी हैं, पुराने फंड्स भी हैं, तो वो एक बेटर कंपैरिजन लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू मल्टी एसेट कैटेगरी के साथ। इसका मल्टी एसेट कैटेगरी से कुछ ज़्यादा, बिकॉज नई कैटेगरी है तो हमारे पास डेटा ही नहीं है पुराना ज़्यादा, तो वो 2-3 साल के बाद का डेटा जो है ना वो सब गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो इसीलिए आई कंपेयर्ड इट विद मल्टी एसेट हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड। फिर मैंने निफ्टी 50 के साथ भी किया, और हमारा एक अलग से अपना इंडेक्स बनाया हुआ है, क्योंकि इनका इंडेक्स तो आपने देखा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक इंडेक्स बनाया हुआ है हमने कि 70% हमने
इक्विटी रखा है, 30% एक डेट का इंडेक्स रखा है और उसमें एक 70% इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वो उसका रिटर्न और डेट का 30% डेट का, और उसके हिसाब से हमने इक्विटी वो रखा है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अच्छा दिया है लास्ट एक साल में, 37% रिटर्न दिए, बट इसने 26% रिटर्न दिए, बेटर देन हाइब्रिड कैटेगरी। और हमारा जो 70-30 है उसने 19% रिटर्न दिए, तो इट हैज़ डन एक्चुअली बेटर देन बोथ। अब ऑब्वियसली निफ्टी 50 के साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते, वो तो 100% इक्विटी है, तो इक्विटी हैज़ डन वेरी वेल। बट ये 3 साल में अगर आप देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस इज फिनोमिनल, 23.6% कैगर रिटर्न इन 3 years with a equity allocation of around, as I said, 60-65-70% equity allocation ही रहा है इसका। तो दैट इज फिनोमिनल रिटर्न्स, राइट, एंड मच बेटर देन ऑल ऑफ देम। उसके बाद 5 year में भी दे हैव डन वेरी वेरी वेल, एक्चुअली एज गुड एज निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट, एंड मच बेटर देन हाइब्रिड कैटेगरी। इवन 7 years में इट इज़ एज बट बेटर देन ऑल। तो ये अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न देखें ना इनके, तो फिनोमिनल रिटर्न है। तो अगर हम अब कैलेंडर रिटर्न्स देखते हैं तो देन वी विल बेसिकली गेट अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ द थिंग्स आर, राइट, कितना कंसिस्टेंट है। तो अब अगर आप 2023 के रिटर्न देखोगे तो 24%, राइट, तो बेस्ट। 2022 तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स, आई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे दिए 17% क्योंकि निफ्टी 50 ने 5 दिए हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड ने 2.3 दिए हैं। अब ऑब्वियसली क्या कहते हैं, डेट ने तो इतना नहीं दिया, गोल्ड ने ऑफ कोर्स एलोकेशन थोड़ा अच्छा कराया होगा, बट कितना एलोकेशन था तो आई डोंट नो हाउ, बट दे मैनेज्ड एक्सीलेंट रिटर्न्स। दे मैनेज एक्सीलेंट रिटर्न 2021 एज वेल, इवन बेटर देन एवरीवन एल्स। 2020 वाज नॉट दैट ग्रेट, तो ये एक नंबर है विच हैज़ नॉट बीन ग्रेट। 2019 आई वुड से ठीक है यार, मतलब एग्रेसिव हाइब्रिड के आसपास ही है, तो स्टिल ओके, ठीक है। 2018 में अगेन आई थिंक इट इज़ नॉट बैड, बेटर देन एग्रेसिव हाइब्रिड, ठीक है। एंड 2017 में अगेन इट हैज़ डन वेरी वेल, 2016 में इट हैज़ डन वेल, बट अगर हमें जो रिटर्न है ना ये यहीं से देखते हैं, ये 2005-6 साल के रिटर्न देखते हैं, 5 साल के ही देखते हैं, बिकॉज उससे पहले ये फंड ही अलग था, ये मल्टी एसेट फंड था ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 3 years दे हैव गिवन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, 1 year बिलो एक्सपेक्टेशन, राइट, एंड 2 years इट इज़ नियर कैटेगरी। तो इस तरह का इनका एक्सेप्ट रिटर्न रहा है, डिसेंट। बुरा तो एक ही बार हुआ है बेसिकली, जो 9.7 2020 में इन्होंने दी, राइट, बाकी रेस्ट एवरीवन दे हैव डन वेरी वेल, ठीक है। दैट्स वाई अगर लास्ट 3 साल की वजह से इनके ट्रेलिंग रिटर्न बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं, राइट। अब हम रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो रोलिंग रिटर्न भी हमें बहुत ही अच्छे दिखते हैं इनके, ऑफकोर्स वो बता, बिकॉज बट अगेन रोलिंग रिटर्न में भी हम इट्स नॉट एग्जैक्टली अ ग्रेट डेटा, बिकॉज 5 साल का ही देखना है और रोलिंग रिटर्न थोड़े लंबे टाइम के होते हैं, ठीक है। तो बट स्टिल वी कैन जस्ट गेट अ आइडिया कि कितना ख़राब किया है फंड। तो 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है फंड ने, 3 साल आपने होल्ड किया तो नेगेटिव दिया है। एग्रेसिव हाइब्रिड ने भी नेगेटिव दिया है, फिर हमारे ही इंडेक्स ने नेगेटिव नहीं दिया 3 साल में, ठीक है। बट 5 year में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया अगर आपने होल्ड किया। 7 year में दे हैव डन वेरी वेल, 11% का मिनिमम, 7 साल किसने होल्ड किया है इस फंड को तो मिनिमम दिया है। SIP रिटर्न्स भी सिमिलर हैं, तो आई एम नॉट अगेन। फंड मैनेजर की अच्छी बात यह है कि वेरी, मतलब अगेन वेरी ओल्ड, राइट, 10 साल प्लस हो गए हैं नरेंद्र शंकरन जी को, राइट, एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल फंड मैनेजर, मतलब जितनी उनकी बात करी जाए, जितने भी फंड वो मैनेज करते हैं, मतलब एज अ सेड जितनी बात करी जाए उतनी कम है, तो इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस ही हैज़ गिवन। अब एसेट एलोकेशन है क्या, करंट क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि ये इक्विटी एलोकेशन रखते हैं, राइट, इक्विटी का टैक्सेशन के लिए 65% प्लस इक्विटी करते हैं, लेकिन अभी तो 58 है सर करंटली, तो 58 है, बट रेस्ट दे आर बेसिकली बाइंग दोस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो वो आर्बिट्राज जो है रेस्ट वो 7-8% करके 65 से ऊपर रख देते हैं उसको। तो करंटली इन क्या करा हुआ है इन्होंने, डेट एलोकेशन 10.7% लिया हुआ है, प्लस थोड़ा बहुत कैश भी है। कमोडिटीज 13.7% है, जिसमें से 2.4% गोल्ड ETF है, बाकी और भी डेरिवेटिव्स इन्होंने 11.3% के लिए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव। और उन्होंने REIT भी लिया है 1.1% का, ठीक है, जिसमें से एम्बेसी, नेक्सस और ये इस तरह का इनका एलोकेशन REITs में है, करंटली ये है, ठीक है। एज आई सेड दिस इज वेरी टफ टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इतने सारे अलग अलग टाइप के एसेट क्लासेस हैं कि आप अगर ये फंडोमीटर पे देखोगे या किसी भी जगह देखोगे तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है कि ये राइट डेटा सही से मिलता नहीं है। तो हमने ये थोड़ा डेटा हमने लिया है उनकी फैक्ट शीट से, और यू कैन सी दिस फैक्ट शीट, राइट। तो एक्चुअली इनका इक्विटी जो है एलोकेशन वाइज बाय टैक्सेशन 66.56 है, जिसमें से 9% आर्बिट्राज है,
ठीक है। और जो ये इनके कंपनीज हैं दैट वी विल टॉक लेटर एज वेल, राइट। और उसके बाद इनके पास गोल्ड है 2.4 का एंड 11.3% का इनके पास एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें से गोल्ड है 7.6% और है, 2.1% सिल्वर भी है, क्रूड ऑयल भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है। तो इन्होंने ये सब काफ़ी सारे भंडार लिया हुआ है अलग अलग कमोडिटीज़ का। ठीक है, ये इनका डेट होल्डिंग्स है 29% का इनका डेट होल्डिंग्स है, विच ऑब्वियसली इंक्लूड्स कैश एज वेल, राइट। तो ट्रेजरी बिल्स और राइट ट्रिप्स बेसिकली जो टर्म डिपॉजिट कैश कॉल वगैरह होती है तो वो भी उनका इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, 0.88% इनकी रियल REITs में भी एलोकेशन रखी है इन्होंने इनविट्स और REIT मिला के। तो दिस इज हाउ देयर करंट एलोकेशन इज, right, and of course they keep on changing it. So that's how, तो basically it's a more equity oriented and because of the taxation, so there is more equity oriented with, अगर हम देखें तो 12-13% commodity and rest is debt. तो that's how basically they are managing the fund currently. तो टॉप होल्डिंग जो है वो ICICI बैंक है इनकी करंटली, ठीक है। NTPC नंबर 2 है, मारुति सुजुकी नंबर 3 है, गोल्ड में सबसे ज़्यादा इनके पास गोल्ड ETF है। अगर हम डेट देखें तो गवर्नमेंट के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं इनके पास, राइट। और REITs में एम्बेसी का है और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी इनके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर हम देखें तो वो है, ठीक है। टॉप इक्विटी होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो ICICI बैंक तो इनके पास लगातार 10 साल से है, ठीक है। NTPC they are carrying it for last consistently 7 years which is very strong, right, कि मतलब डेफिनेटली एक वैल्यू थीम चलाई है इन्होंने, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत अच्छे नहीं थे 5-6 साल पहले, राइट। तो NTPC को कैरी करना और 8-9%, 10% दिसंबर 2020 में रखना, तो दे मस्ट हैव डन वेरी वेल। दैट्स वाई मेरे को लगता है 2020 काफ़ी अच्छा है। मारुति 3 साल में लिया है, HDFC बैंक 2 साल में ही लिया है, उससे पहले नहीं था। रिलायंस अगेन इंक्रीज बीच में गायब कर जाता है। इन्फोसिस लगातार इनके पास रहा है, भारतीय एयरटेल इनके पास लगातार रहा है, ONGC काफ़ी टाइम तक रहा है। नाउ दे हैव रिसेंटली एंटर्ड लास्ट 2 years में SBI कार्ड, ICICI लॉम्बार्ड ऑल्सो दे हैव एंटर्ड, इंटरग्लोब दे हैव एंटर्ड। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बेसिकली दैट्स हाउ देयर एलोकेशंस हैज़ बीन। सेक्टर वाइज देखेंगे तो बैंक इनका मेजरली सबसे बड़ा सेक्टर रहा है, फिर क्रूड ऑयल, फिर ऑटो एंड पावर। डेट होल्डिंग्स में वो हम बात कर ही चुके हैं। मेजरली कोई एज सच मुझे जो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा रिस्क की बेट नहीं लगा कि अरे यार ये कौन सी कंपनी है। येस बैंक की दिखी, बट येस बैंक नाउ इट्स SBI कंपनी, तो वो भी कुछ ऐसा मेरे को टेंशन वाला कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार ये कंपनी का डेट कैसे लिया हुआ है, तो बहुत रिस्की एटलीस्ट टॉप में तो नहीं दिखा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगा। इक्विटी मेजर्स अगर हम देखें रिस्क कितना ले रहे हैं ये, तो करंट अगर हम देखें फंड जो है स्टैंडर्ड डिविएशन 9.86 का है, हमारे इंडेक्स का 10 का है। मल्टी एसेट कैटेगरी अब मैंने यहाँ इंक्लूड की है 7.58 का है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, राइट। बट एग्रेसिव हाइब्रिड से थोड़ा कम है, तो मतलब इट्स अ वेरी सिमिलर टू एक्चुअली एग्रेसिव हाइब्रिड के हिसाब से इनका रिस्क एसोसिएशन है। बीटा भी अगर हमारे इंडेक्स से लेके तो 0.73 है। मल्टी एसेट जो कैटेगरी है उसका कम है उससे, राइट, बट एग्रेसिव हाइब्रिड का 0.86 है। अल्फा एक्सेप्शनल क्रिएट किया है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लास्ट 2-3 years परफॉर्मेंस, राइट। इवन मल्टी एसेट ने भी अल्फा क्रिएट किया है, एग्रेसिव हाइब्रिड ने भी ओवरऑल कैटेगरी ने किया है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 30 ही है, नॉट दैट बैड। 69 स्टॉक्स है ओवरऑल, तो एक डाइवर्सिफाइड ओवरऑल चीज़ें हैं। डेट होल्डिंग भी इनके अगर हम देखें तो मेजरली सब सोवरन या फिर AAA बॉन्ड्स ही हैं, कुछ हैं इनके पास AN बिलो भी हैं, बट नॉट दैट मच। एवरेज मेच्योरिटी कम रिस्क वाले बॉन्ड्स ही हैं, राइट। लॉन्ग टर्म कोई बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, मोस्टली सब कम रिस्क वाले ही हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी यही लग रहा है कि बहुत ही कम, लो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म हमने देखा भी मोस्टली ट्रिप्स वगैरह में ही 20% पड़े हैं इनके, राइट, जो हमारी कॉल मनी मार्केट्स वगैरह में, तो इसलिए वहाँ कोई रिस्क ये लेते नहीं हैं डेट में। YTM इनका 7% है, तो कम होगा ऑफकोर्स क्योंकि एवरेज मेच्योरिटी कम है। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1.45 है रेगुलर प्लान का एंड सिर्फ 0.44 है डायरेक्ट प्लान का। तो आप डायरेक्ट प्लान में कर रहे हैं तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली लो एसेट एलोकेशन इसका है, राइट। तो इस हिसाब से बेसिकली एक काफ़ी अच्छा फंड लगा मुझे। तो मेरे को ये लगा कि ये फंड है ना आपको एज ए एग्रेसिव हाइब्रिड की तरह ही देखना चाहिए, राइट। एक आप हाइब्रिड फंड ले रहे हैं जिसमें एक अच्छा खासा 55-60% इक्विटी एलोकेशन यू आर लुकिंग एट अ मतलब थोड़ा सा विद सम मोर डाइवर्सिफिकेशन इनटू गोल्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस थॉट प्रोसेस से ही एक आपको मतलब आपको एग्रेसिव हाइब्रिड लेना है या ये लेना है, तो इस तरह से ही सोचना चाहिए। एज आई सेड मल्टी एसेट में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर हम मल्टी एसेट का एक थीम देखें तो आई थिंक डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड अगर आपको मल्टी एसेट स्पेसिफिक ही लेना है। एंड वी विल सी, अगर आपको लगता है कि और कोई मल्टी एसेट का मेरे को
I should do an analysis and I should compare it with some other multi-asset fund. तो do let me know if you are interested in that. ठीक है, तो we will try to make but give me a fund which is at least 4-5 years, 5 साल तो हो गए हों जिसको, ठीक है, बिकॉज अगर 1-2 साल पुराना ही फंड दोगे तो आई विल नॉट हैव टू मच एनालिसिस टू डू. तो किसी को 5 साल फंड हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, मल्टी एसेट कैटेगरी में है, एंड यू वांट मी टू कंपेयर इट विद दिस फंड, तो आई विल डेफिनेटली डू. बट अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड फंड ओवरऑल. ठीक है, सब चीज़ें मोस्टली इट कवर्स, बट वी शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड. किस इक्विटी एलोकेशन हाई है तो वो चीज़ समझिए. आज ये मत सोचना कि यार ये तो मल्टी एसेट है तो इसमें ज़्यादा इक्विटी नहीं होगा, अच्छा खासा इक्विटी. तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की तरह ही इसको ट्रीट करो आप बेसिकली. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों. जय हिंद.